1 जून 2001 की रात, नेपाल के इतिहास की शायद सबसे काली रातों में से एक। उस रात काठमांडू के नारायणीति पैलेस में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार का सफाया हो गया। दुनिया को एक कहानी बताई गई, लेकिन क्या वो कहानी पूरी तरह से सच्ची थी? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात का असली सच क्या हो सकता है। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हमारे स्रोत, जो अमेरिकी सेना के पूर्व सदस्य हैं, वेन मैडसन, एक चौंकाने वाला दावा करते हैं। उनका आरोप इस घटना को किसी पारिवारिक झगड़े से कहीं ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के लेवल पर ले जाता है। उनका सीधा आरोप है अमेरिकी CIA और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर। तो आज हम इसी विवादास्पद दावे की गहराई से पड़ताल करेंगे। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं बिग लाई थ्योरी। ये एक तरह की प्रोपेगेंडा तकनीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा झूठ बोलो जो इतना बड़ा हो, इतना अविश्वसनीय हो कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, ये जरूर सच ही होगा। तो स्रोत का तर्क ये है कि नेपाली राजदरबार हत्याकांड के बाद ठीक यही रणनीति अपनाई गई। एक कहानी गढ़ी गई और उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों तक हर जगह फैलाया गया। पर सवाल ये है कि क्या हो अगर वो ऑफिशियल कहानी ही सबसे बड़ा झूठ हो? तो चलिए, इससे पहले कि हम किसी और एंगल पर जाएं, पहले उस ऑफिशियल कहानी पर ही नजर डालते हैं जो दुनिया को बताई गई। तो सरकार की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पूरी की पूरी ट्रेजेडी हुई, वो क्राउन प्रिंस दीपेंद्र के गुस्से का नतीजा थी। आइए देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर उस रात की कहानी क्या है। तो देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से टाइमलाइन कुछ ऐसी है। शाम 7 बजे पार्टी का माहौल है। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र विस्की पी रहे हैं। फिर रात के 8:19 पर उन्हें गांजे से भरी सिगरेट दी जाती है। 8:30 बजे तक वो इतने नशे में थे कि गिर पड़े और उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले जाया गया। और फिर करीब 9 बजे वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में हथियारों के साथ वापस आते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है वो खूनी खेल। रिपोर्ट कहती है कि दीपेंद्र एक एक करके सबको निशाना बनाते हैं। सबसे पहले अपने पिता राजा बीरेंद्र को और फिर बाकियों को। कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है और इसी कहानी को सच बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया। लेकिन क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी है जितनी दिखती है? यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि जब हम इस ऑफिशियल कहानी को खंगालते हैं तो इसमें कई ऐसी दरारें दिखती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो टाइमिंग का ही है। जरा सोचिए, रिपोर्ट कहती है कि गोलीबारी रात 9 बजे शुरू हुई और मिलिट्री हॉस्पिटल का रिकॉर्ड कहता है कि 9:15 तक राजा, रानी और राजकुमार को मृत घोषित कर दिया गया था। मतलब सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में पूरा हत्याकांड, शवों को 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल पहुंचाना और डॉक्टरों का उन्हें मृत घोषित कर देना, क्या ये मुमकिन लगता है? और बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं है, जो जांच हुई उस पर भी बहुत बड़े सवाल हैं। इतने हाई प्रोफाइल केस में जहां एक एक सबूत कीमती होता है, वहां इतने अहम फोरेंसिक सबूतों के साथ इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। जो जांच करता है वो हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को नंगे हाथों से बिना ग्लव्स के पकड़े हुए है। बस इस एक हरकत से बंदूक पर मौजूद कोई भी फिंगरप्रिंट सबूत हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक गलती थी या जानबूझकर सबूत मिटाए गए? और ऑफिशियल दावों और सबूतों के बीच की खाई और भी गहरी हो जाती है। देखिए, कहानी यह है कि दीपेंद्र नशे में थे, लेकिन उनके दिमाग में अल्कोहल मिला ही नहीं। कहानी यह है कि उन्होंने खुद को गोली मारी, लेकिन वो राइट हैंडेड थे और गोली चली है बाएं कान के पीछे से। ये कैसे हो सकता है? और सबसे अजीब, जिस पिस्तौल से सुसाइड करने की बात कही गई, वो उनके शरीर के पास नहीं बल्कि दूर एक तालाब में मिली। ये बातें आपस में मेल ही नहीं खाती। तो इन्हीं सब सवालों और गड़बड़ियों के आधार पर एक बिल्कुल अलग थ्योरी सामने आती है, एक सोची समझी हत्या की थ्योरी। और ये थ्योरी कहानी को 180 डिग्री घुमा देती है। इसके मुताबिक क्राउन प्रिंस दीपेंद्र हत्यारे थे ही नहीं, बल्कि वो इस पूरे हत्याकांड के पहले शिकार थे। दावा ये है कि पहली गोली उन पर ही चली थी, उनके अपने कमरे में, जब वो बेहोश थे।
तो इस कहानी के हिसाब से हुआ ये कि असली दीपेंद्र को तो उनके कमरे में ही मार दिया गया, और फिर दीपेंद्र का फेस मास्क पहने एक हत्यारा पार्टी में घुसता है और राजा को गोली मार देता है। साथ में और भी हत्यारे होते हैं जो बाकी लोगों को खत्म करते हैं। और आखिर में असली दीपेंद्र की बॉडी को कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनाकर क्राइम सीन पर रख दिया जाता है ताकि सारा इल्जाम उन्हीं पर आए। बिल्कुल एक फिल्मी लेकिन परफेक्ट प्लान। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। एक चश्मदीद गवाह का भी जिक्र है जो उस रात महल के अंदर ही था। उसका दावा था कि उसने एक ही वक्त पर 2 दीपेंद्र देखे थे, एक बगीचे में और दूसरा बिलियर्ड हॉल के अंदर गोलियां चला रहा था। ये बयान मास्क वाले हत्यारे की थ्योरी को और भी पुख्ता कर देता है। और शायद सबूत मिटाने का सबसे बड़ा इशारा तो ये है, वो बिल्डिंग त्रिभुवन सदन जहां ये सब कुछ हुआ, उसे राजा ज्ञानेंद्र के राज में पूरी तरह से गिरा दिया गया। पूरा का पूरा क्राइम सीन ही खत्म कर दिया गया। सवाल ये है, क्यों? क्या ये सच में सबूत मिटाने की एक कोशिश थी? तो आखिर में बचते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं, और ये सवाल एक बहुत बड़ी एक खामोश साजिश की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि ऐसा कैसे हुआ कि ज्ञानेंद्र और उनका पूरा परिवार उस हमले में एकदम सुरक्षित बच गया, एक खरोच तक नहीं आई, और राजा बीरेंद्र का पूरा वंश ही खत्म हो गया? इतनी देर तक गोलियां चलती रहीं, महल की टाइट सिक्योरिटी कहाँ थी? और सबसे बड़ा सवाल, जो शख्स नशे में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अचानक से एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह इतना सटीक हमला कैसे कर सकता है? और आखिर में एक और हैरान करने वाला संयोग, जिस दिन यह हत्याकांड हुआ यानी 1 जून को, उसी दोपहर नेपाल में तैनात एक अमेरिकी स्पेशल बटालियन का मिशन खत्म होता है, और हत्याकांड के ठीक अगले दिन 2 जून को वही टुकड़ी नेपाल छोड़कर चली जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इस टाइमिंग के पीछे भी कोई कहानी छुपी है? तो सवाल आज भी वही है, क्या ये एक दिल टूटे राजकुमार का गुस्सा था, एक दुखद पारिवारिक ड्रामा, या फिर ये एक बहुत ही बारीकी से प्लान की गई साजिश थी? सच जो भी हो, वो शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो चुका है, लेकिन ये सवाल आज भी जिंदा हैं।